बच्चों कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे हैं और तैयारी कर रहे होंगे। लेक्चर नंबर 2 आ गया हमारा, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का। चैप्टर नंबर 1 के अंदर थोड़ा बेसिक स्टार्ट किया था, काइनेमेटिक्स क्या होती है उसकी बेसिक डेफिनेशन। आज हम इस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक कवर करेंगे वो होगा हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, और क्या होता है मोशन 1D और 2D और 3D के अंदर, और साथ में हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करेंगे। अभी तक जितना भी कुछ हुआ है उसमें अगर मेरी मानो तो सिर्फ एक ही टॉपिक ऐसा है जो थोड़ा पढ़ने लायक आया है, वो है आपका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। और बहुत सारे बच्चों को ये भी पता होता है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी काफ़ी बच्चों को नॉलेज है और अच्छे से जानते होंगे। अगर नहीं पता है, थोड़ा बहुत कहीं कमी रह गई है, तो आप देख लें वीडियो को, समझ में आ जाएगा। फिलहाल ये सब बातें ऊपर की अभी तक जानने के लिए ही है। इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर भी चीज़ों को जाना था, काइनेमेटिक्स किसको बोलते हैं, क्या डायनामिक्स है, क्या स्टैटिक है, ऐसे इसी के अंदर भी थोड़ा बहुत जानने योग्य है, बाकी कुछ करने योग्य है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2 को, जिसमें हमें ये टॉपिक डिस्कस करने। तो ठीक है भाई, एक बात और बताता चलूँ, एक्चुअल में जितना कुछ पढ़ा रहा हूँ इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो पीडीएफ डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। आप वीडियो को सिर्फ एंजॉय कीजिएगा, समझिएगा, लिखने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि पीडीएफ मिल जाएगा आपको। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला टॉपिक इसके अंदर है पॉइंट ऑब्जेक्ट। देखो पॉइंट ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं भाई, क्या होता है पॉइंट ऑब्जेक्ट? एक्चुअल में पॉइंट ऑब्जेक्ट कहते किसको हैं? सपोज दैट मैं अर्थ का एग्जांपल ले लेता हूँ। हमारी ये सन है और ये 15,000 करोड़ किलोमीटर की डिस्टेंस पर हमारी अर्थ है। अर्थ का जो साइज है, अपने साइज के रिलेटिव में अर्थ देखो कितना लंबा डिस्टेंस मूव कर रही है, बहुत ज़्यादा लंबा चल रही है ना। देखो ये कितना बड़ा पाथ ट्रैवल कर रही है अर्थ। तो ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपने साइज के मुकाबले में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर ले, तो वो ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट कहलाता है। समझ में आ गई होगी आई होप मेरी बात। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अपने साइज के रिलेटिवली वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर ले, तो वो ऑब्जेक्ट कंसिडर किया जाएगा एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। जैसे कि हमारी अर्थ जो है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर की जाती है। इस केस में हम अपनी अर्थ का ना तो उसका रोटेशनल मोशन इंक्लूड करेंगे, ना उसका वाइब्रेशन मोशन। क्यों? क्योंकि यह इतनी लंबी डिस्टेंस ट्रेवल हुई है कि आप उसके वाइब्रेशंस को देखेंगे, क्या आप उसके रोटेशन को देखेंगे? नहीं देखेंगे, तो वो इग्नोर कर दिए जाते हैं टोटली। इसके फिर लीनियर मोशन या फिर इस तरह की मोशन की बात की जाती है। तो ये ऑब्जेक्ट कहलाएगा फिर पॉइंट ऑब्जेक्ट। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्या है पॉइंट ऑब्जेक्ट? भाई आप हो, आप चल रहे हो और आप बहुत ज़्यादा लंबी डिस्टेंस ट्रेवल कर लिए, तो फिर आपको एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर किया जाएगा। ठीक है भाई, पॉइंट ऑब्जेक्ट का तो केस यही है। दूसरा क्या है इसके अंदर? दूसरा इसके अंदर है, देख लेते हैं क्या है इसके अंदर। दूसरा है मोशन इन 1D 2D एंड 3D। थोड़ा सा ये लॉजिकल है, थोड़ा सा ये लॉजिकल है और अच्छा भी है। तो पहला है इसके अंदर मोशन इन 1D। 1D के अंदर मोशन, देखो सबके पास बुक है, सब अपनी बुक से ही पढ़ते हैं, और जो बुक से पढ़ते हैं हकीकत में वही कामयाब होते हैं। मैं यहाँ इनकी छोटी छोटी डेफिनेशन लिखवाऊँ मज़ा नहीं आएगा, बस जितना समझा रहा हूँ आप समझते चलिएगा, जो आपके काम को हो आप लिख सकते हैं ओरली। मोशन इन 1D क्या होती है, किसको बोलते हैं? 1D का मतलब होता है वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल का मतलब होता है किसी एक डायरेक्शन में। अगर मैं अपने कोऑर्डिनेट की बात करूं तो कोऑर्डिनेट हमारे पास x भी होता है, y भी होता है, z भी होता है। अगर किसी एक कोऑर्डिनेट में आप मूव करते चले जाओ टाइम के रिस्पेक्ट में, तो मैं यही कहूँगा कि आपकी मोशन हो रही है 1D मोशन। क्यों? क्योंकि आपने एक ही डायमेंशन में ट्रैवल किया है। हाँ, अगर आप ऐसा होता कि आप 2 डायमेंशन ट्रैवल करते, इट मीन्स आप 2 कोऑर्डिनेट में मूव करते, x में और y में, तब आपकी मोशन को कंसिडर किया जाता है एज ए 2D मोशन। फिलहाल अभी आप जो है 1D में मूव कर रहे हैं। 1D वाली मोशन को हम बोलते हैं लीनियर मोशन या फिर रेक्टिलीनियर मोशन। इसको क्या कहा जाता? लीनियर मोशन या फिर रेक्टिलीनियर। इसमें होता क्या है, when position of an object, when the position of an object changes with time in any
one coordinate is called motion in 1D या वन डायमेंशनल मोशन। एग्जाम्पल, सपोज दैट मेरे पास ये एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है जिसको मैंने ओ से रिप्रेजेंट कर दिया। अब एक बंदा पहले से ही इस पर्टिकुलर पॉइंट पर खड़ा, पी पॉइंट पे, यहाँ पर कोई बंदा नहीं, बंदी खड़ी है, वो इंतज़ार कर रही है आपका, यहाँ पर बंदी खड़ी है P1 पॉइंट पर। अब इस P1 का जो डिस्टेंस होगा यहाँ से वो होगा x1। अब ये बंदी थोड़ी और चली, इसने अपना टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज कर लिया, पोजीशन हो गया इसका P2। ये P2 जो है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में x2 डिस्टेंस पर होगा। तो अब इसका टाइम इंटरवल के हिसाब से देखा जाए तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है इसने, ये आया है x2 माइनस x1। ये x2 माइनस x1 जितने टाइम इंटरवल में ट्रैवल किया है, लेकिन किया गया ये एक ही डायरेक्शन में है, इट मीन्स x एक्सिस में है। तो इस तरह की मोशन को जिसमें ऑब्जेक्ट सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट में मूव करता है, यहाँ कोऑर्डिनेट जो इस्तेमाल हुआ मूवमेंट के लिए वो सिर्फ x एक्सिस यूज़ हुआ है। तो ऐसे मूवमेंट को या फिर ऐसे इस तरह की जिसमें एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो उसको कहते हैं वन डायमेंशनल मोशन। 1D हो गई हमारी, ये क्या हो गई है? 1D मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। इसके एग्जाम्पल है जैसे कि ट्रेन मूव करती है, वो स्ट्रेट लाइन में अगर मूव कर रही है तो आप उसकी मोशन को 1D मोशन कहोगे। दूसरा, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से छोड़ दूँ तो ये ऑब्जेक्ट स्ट्रेट नीचे को मूव करता हुआ चला जाएगा अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। तो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी जिसकी वजह से ये नीचे को जा रहा है, तो इसकी मोशन भी बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी। ऐसा तो नहीं है नाचता हुआ जाए ओह ओह ओह, ऐसा तो नहीं है ना, बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा। तो इसकी मोशन को भी मोशन इन 1D कंसिडर किया जाएगा क्योंकि होती है। तो ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन वगैरह ये सब ये क्या कौन सी है? ये 1D मोशन है। एक्चुअल में हम जो पढ़ते हैं, हम जो पढ़ेंगे, हम मोशन इन 1D पढ़ेंगे एंड मोशन इन 2D पढ़ेंगे। दो तरह की मोशन पढ़ेंगे, स्ट्रेट लाइन में और एक प्लेन के अंदर मोशन। ठीक है, अभी फिलहाल 2D की बात कर रहा हूँ, मोशन इन ए प्लेन। सेकंड जो है इसके अंदर वो है मोशन इन ए प्लेन। अब इसमें क्या था भाई? इसमें क्या था? मोशन इन ए प्लेन का मतलब ये हो गया कि एक प्लेन के अंदर, एक प्लेन है आपका, उसके अंदर मोशन हो रही है। तो यार प्लेन के अंदर तो आप एक्स एक्सिस भी चलोगे, वाई एक्सिस भी, छोड़ो एक्स वाई को, आप दो कोऑर्डिनेट चलोगे, कोई से भी चल लो। तो ये मेरे पास एक प्लेन है, इस प्लेन के अंदर अगर मोशन होगी तो वो 2D कहलाएगी। कैसे? देखो मैं बताता हूं आपको। एक्चुअल में व्हेन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस with time and represented by two coordinates and represented by two coordinates, different coordinate होगा, two coordinates, it means x एंड y एक्सिस। ये मैंने एक एग्जांपल ले लिया। आप दो कोऑर्डिनेट के थ्रू उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो। व्हेन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विद टाइम एंड रिप्रेजेंटेड बाय टू कोऑर्डिनेट, इट मींस x एंड y, देन द मोशन of an object is called टू डायमेंशनल मोशन। मैं लैंग्वेज वो लिखवा रहा हूँ जो आप लोग बोलते हैं, जो आप लोगों के रटी हुई है, वही लैंग्वेज को मैं बता रहा हूँ। When the position of an object changes with time and represented by two coordinate, टू कोऑर्डिनेट का मतलब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ x एक्सिस में ही दो कोऑर्डिनेट दिखा दिए, नहीं। यहाँ पर टू कोऑर्डिनेट का मतलब ये है कि आपने x और y के अंदर दो कोऑर्डिनेट दिखाए। एग्जाम्पल के लिए मोशन इन ए प्लेन, जो प्लेन के अंदर मोशन होती है वो 2D है। सिंपल सा जवाब। अब देखो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ इसको, आपको डायग्राम भी बना कर दिखा देना अगर आपके एग्जाम में पूछे तो किस तरह का दिखाना, वो इस तरह से दिखाना कि सपोज दैट ऑब्जेक्ट यहाँ था
अब ये सारी घटना टाइम के रिस्पेक्ट में हो रही है, ये घूमता घामता यहाँ पहुँच गया। अब यहाँ पर इसकी पोजीशन P1 थी, यहाँ पर इसकी पोजीशन P2 हो गई। हालांकि मुझे ये सब थ्योरी वोरी सब छोड़ दे यार, डायरेक्ट यहीं आते। P1 यहाँ पर पोजीशन थी, P2 यहाँ पर पोजीशन थी। P1 पोजीशन पर अगर बात करें, ये हमारा ओरिजिन है, तो ये डिस्टेंस कहलाएगी x1 और ये डिस्टेंस कहलाएगी y1। तो आपने x1 y1 दिखा दी, तो इसके कोऑर्डिनेट जो हो गए वो कितने हो गए, दिखा दो यहाँ इसके कोऑर्डिनेट। इसके कोऑर्डिनेट हो गए x1, सही करके दिखाओ, x1, y1। यहाँ पर कोऑर्डिनेट x1, y1 हो गए। यहाँ पर टाइम t1 था, ऑब्जेक्ट पहुँच गया यहाँ पर, तो यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट फिर से चेंज हो गए। कोऑर्डिनेट यहाँ पर कितने हुए, सपोज दैट यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है ये है x2 और ये जो है ये है इसकी y2, क्योंकि y2 मतलब पोजीशन चेंज हो गई y एक्सिस में। देखो x एक्सिस में भी मूव करके गया ऑब्जेक्ट और y एक्सिस में भी। अब दोनों एक्सिस रिप्रेजेंट करने के लिए दोनों एक्सिस की जरूरत पड़ने लगी, x की और y की। तो इस तरह की मोशन को कहोगे आप मोशन इन 2D। अब देखो यहाँ पर आपको x और y दो कोऑर्डिनेट की रिप्रेजेंटेशन की जरूरत पड़ गई, तो भाई ये 2D हो गई। तो यहाँ पर बताओ कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा x2, y2। ये वाली बात पता लग गई आपको। तो ये x2, y2, अगर ये डिफरेंस देखोगे, डिफरेंस ये वाला कितना होगा, ये होगा x2 माइनस x1। ये वाले डिफरेंस की बात करोगे, ये डिफरेंस की बात करोगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा y2 माइनस y1। टाइम में डिफरेंस देखोगे तो सपोज दैट ये t2 टाइम पर थी, तो टाइम में डिफरेंस हो जाएगा t2 माइनस t1। तो ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन चेंज कर दी P1 से P2 तक, लेकिन पोजीशन जब चेंज हो रही है तो उसको रिप्रेजेंटेशन के लिए दो कोऑर्डिनेट x और y दोनों की जरूरत पड़ रही है। तब उस केस में ये जो मोशन कहलाएगी, मोशन इन प्लेन कहलाएगी, जिसको हम कहते हैं मोशन इन 2D। देखो 2 डायमेंशनल x एक्सिस और y एक्सिस। जब आप इस तरह से मूव करते हो, इस तरह से मूव कर रहे हो यार, दोनों एक्सिस में कर रहे हो ना, हर बार आपको रिप्रेजेंटेशन के लिए दोनों एक्सिस की रिक्वायरमेंट पड़ ली। तो जब कभी भी ऐसा हो जाए तो ये कहलाती है आपकी मोशन इन 2D। ठीक है, अगला देख लेते हैं, मोशन इन ए प्लेन, खत्म। अब देखो, हाँ इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन का ही बता देता हूँ। एक्चुअल में क्या होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में आपको अच्छे से पता होगा। ये नहीं हो रहा, ये देख लेते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन में तो यार मोशन इन ए प्लेन होती है। प्रोजेक्टाइल यहाँ लिख दो, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है, आपने पत्थर फेंक के मारा, वो पत्थर हवा में गया और वापस आगे गिर गया। तो यार यहाँ किसी भी पॉइंट पर आप रिप्रेजेंटेशन करोगे तो आपको x और y की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। कहीं पर भी चले जाओ आपको x y की ज़रूरत पड़ेगी। इसका मतलब ये हुआ जब कभी भी आपको मोर देन वन, मतलब 2 ही चाहिए। मोर देन वन का मतलब यही हो गया, 2 कोऑर्डिनेट चाहिए आपको रिप्रेजेंटेशन के लिए, तो वो आपकी कहलाती है मोशन इन ए प्लेन। अब देख लेते हैं मोशन इन 3D। मोशन इन 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, जिसको आप कहते हो 3D। तीनों डायमेंशन में भाई मोशन होगी, तो ये बिल्कुल तीनों में है, x में भी, y में भी, z में भी। अब देखो इसको ऐसे समझ लो, इसको लिखने से पहले समझ लो। लिख ही नहीं रहा मैं इसको यार, नहीं लिखूंगा इसको। अभी तक तो मैं एक स्ट्रेट लाइन में मूव करके गया तो वो आ गई 1D, प्लेन में मूव करके गया तो वो आ गई 2D। अब आ गई बात 3D की। तो 3D में क्या होता है, आप एक तरह से स्पेस में मूव करते हैं, जहाँ पर रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको देखो, सपोज दैट ये जो हॉल है इसके अंदर ये एक प्लेन है, तो ये हो गई मेरी y एक्सिस, ये हो गई x एक्सिस, और जो इस तरफ को आई है ये आई है z एक्सिस। अब सपोज दैट कि मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ से इधर को आ रहा हूँ, ऐसे ऐसे आ रहा हूँ, तो ओरिजिन तो कोने पर रहा ना, ओरिजिन उस कोने पर होगा, तो मैं इस तरह से आ रहा हूँ। तो पहले यहाँ की बात कर लेता हूँ। अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो इसके रिप्रेजेंटेशन के लिए मुझे x एक्सिस में भी कुछ आना पड़ा, यहाँ दिखा दो x एक्सिस में भी कुछ आया हूँ, और ज़मीन से अगर नीचे से बात करूँगा तो ये y एक्सिस हो गई, तो y एक्सिस में भी कुछ आ गया और x एक्सिस में भी। आप कहोगे कि यार दीवार से आप थोड़ी सी आगे खड़े हो, तो इसका मतलब z एक्सिस में भी आ गए आप, तीनों हो गई। अब मैं ये कह रहा हूँ कि टाइम के साथ आगे को जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि इसका x कोऑर्डिनेट भी बदल रहा है, y कोऑर्डिनेट भी बदल रहा है, z कोऑर्डिनेट भी इसका चेंज हो रहा है। तो जब तीनों ही कोऑर्डिनेट चेंज हो, या फिर ऑब्जेक्ट की मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए तीनों ही कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट पड़े, तो ऐसी मोशन को कहते हैं मोशन इन 3D, 3 डायमेंशनल मोशन, जिसमें x y z आपको दिखाने पड़ जाते हैं। मैं इसको सिर्फ डायग्राम के थ्रू दिखाऊंगा। ये मेरे पास x एक्सिस है,
ये मेरे पास वाई एक्सिस है एंड ये मेरे पास जेड एक्सिस है। अब जरा आप मेरे पास सोचो, ये ओरिजिन था भाई। अब जरा मैं बता रहा हूँ, देखो ये इस तरह से चेंज हो रही है पोजीशन। इस तरह से चेंज का मतलब ये है कि ये ऊपर को आ रही है, एक्चुअली 3D है यार, और मैं 2D पर दिखा रहा हूँ, थोड़ा दिक्कत तो होगी यार। अब देखो यहाँ की बात कर लेता हूँ, ये मेरा इस पर्टिकुलर को कहो P1 पॉइंट, इसको कहो आप P2 पॉइंट। इस P1 का यहाँ से डिस्टेंस x1, नीचे से डिस्टेंस इसका P1 यहाँ दिखा देता हूँ, ये डिस्टेंस हो जाएगा इसका y1, और z एक्सिस से भी इसका कुछ डिस्टेंस है। z एक्सिस, सपोज दैट z एक्सिस से इसका डिस्टेंस पड़ेगा, z एक्सिस का इसका जो डिस्टेंस पड़ा वो पड़ेगा z1। तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए x1, y1, z1। ऐसे ही इसकी अगर देखोगे यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, फिर यहाँ से यहाँ कुछ और, तो ये हो जाएगा x2, y2, z2। तो जब इस तरह की मोशन हो ऑब्जेक्ट की जिसमें रिप्रेजेंटेशन के लिए मुझे तीनों ही कोऑर्डिनेट लेने पड़ जाएं x, y और z, तो इस तरह की मोशन को कहा जाता है मोशन इन 3D। जैसे कि स्पेस के अंदर जो मोशन होती है वो मोशन इन 3D कहलाती है। दूसरा, अगर आप पतंग उड़ाते हो तो हवाओं में पतंग उड़ा रहे हो तो वो इधर भी भागती है, इधर भी भागती है, पीछे भी भागती है, आगे भी भागती है, तो हर तरफ को जाती है, तो वो भी आपकी क्या हो गई, मोशन इन 3D हो गई। अगर कोई पक्षी उड़ रहा है तो वो भी 3D में मूव करता है, क्योंकि इधर भी जा सकता है, इधर भी, नीचे भी, ऊपर भी, कहीं भी, ठीक है। किसी पर्टिकुलर पॉइंट के अलोंग वो 3D में मूव करेगा। तो इस तरह की मोशन को आप कहोगे मोशन इन 3D। ये वाली बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। हमारा जो आज का टॉपिक था उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही था, कौन सा, जो अब लिखने वाला हूँ, वो ये था कि डिस्टेंस क्या होती है, इसको समझाऊंगा भाई आपको। अब चला सब कुछ बढ़िया, ये अब चलना शुरू हुआ है, टेक्निकल चीज जो है और अच्छी चीज अब चलनी शुरू हुई है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बहुत सारे बच्चों को पता, देख लेते हैं भाई किस किस को पता, कितने अच्छे से पता। डिस्टेंस, अब डिस्टेंस के डेफिनेशन में क्या था, डिस्टेंस को लिख देता हूं, डिस्टेंस की डेफिनेशन एक शब्द में, एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। बस खत्म, डिस्टेंस खत्म। डिस्टेंस क्या थी, एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट है और वो एक्चुअली कुछ पाथ चल रहा है तो वो पाथ जो होगा, उस पाथ की लंबाई, वो सब डिस्टेंस होती है। एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट वो होती है डिस्टेंस। अब सपोज दैट कि आप स्कूल जा रहे हो अपने घर से, ऐसे 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 घूम करके जाओगे, तो जो आप एक्चुअल पाथ चल करके जा रहे हो ना, वो टोटल कहलाएगी आपकी डिस्टेंस, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ गई। तो डिस्टेंस, सपोज दैट मैं एक ट्राइंगल की फॉर्म में दिखा देता हूं। आपको क्या करना है, आपके पास लोकेशन ए है, ये पॉइंट बी है, एंड दिस वन इज सी, एंड यू हैव टू मूव ए टू बी एंड देन सी। आपको ए से बी जाना, बी से सी जाना, तो आप क्या करोगे, आप पहले ए से बी जाओगे, फिर बी से सी की तरफ जाओगे। आप यहां पहुंच गए इस लोकेशन पर, ए से पहुंच गए सी पर। तब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, तो आप कहोगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड, वो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल्ड हुई, तो आप बताओगे इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। अब इसके रिप्रेजेंटेशन के लिए कोई आपको डायरेक्शन लेनी नहीं पड़ रही, क्योंकि डायरेक्शन का जरूरत नहीं पड़ रहा है, इसमें डायरेक्शन का जरूरत नहीं पड़ता, तो इसका मतलब फिर ये हो गया स्केलर क्वांटिटी। दैट्स व्हाई डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि कोई स्पेशली आपको जरूरत नहीं पड़ रही कि भाई किस डायरेक्शन में गए, भाई आपको एक्चुअल पार्ट ट्रेवल करना है, डायरेक्शन का कोई मतलब ही नहीं, इधर को जाओ, इधर को जाओ, कहीं भी जाओ, आपको एक्चुअल पार्ट ट्रेवल करके जाना। तो डिस्टेंस का फिर कोई डायरेक्शन का कोई लोचा बिल्कुल भी नहीं रहता, क्योंकि आपको एक्चुअल पार्ट ट्रेवल करना, आप किधर को करना वो आपकी मर्जी। तो डिस्टेंस चाहिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक्चुअल पाथ चाहिए, ना कि आपको डायरेक्शन। दैट्स वाई ये स्केलर क्वांटिटी हो गई। तो डिस्टेंस आपको पता लग गया, डिस्टेंस ये है। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, इसके अंदर बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में अगर एक लाइन में बताऊं तो ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट।
सिंपल सी बात है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है ना वो कहलाती है आपकी डिस्प्लेसमेंट। एक लाइन में लिख देता हूं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, जो छोटे से छोटी डिस्टेंस होगी वही कहलाएगी डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि एग्जांपल, जो मैंने अभी कुछ देर पहले ट्राइंगल बनाया था, उस ट्राइंगल को ले लेते हैं। आपको ए से बी जाना है, सॉरी बी यहाँ था और ये सी, आपको ए से सी जाना है, तो आप ए से बी गए पहले, फिर बी से सी गए। अगर मैं ये बात कहूँगा कि ए से बी, बी से सी, तो आपका डिस्टेंस कितना हुआ, तो आप कहोगे डिस्टेंस मेरा ए बी प्लस बी सी हो गया। लेकिन अगर मैं बात कहूँगी कि यार छोटी से छोटी डिस्टेंस कौन सी है, तो आप कहोगे यार ए सी छोटी से छोटी डिस्टेंस है। ए सी क्या है, छोटी से छोटी डिस्टेंस है, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपकी डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, वो हो कितना जाएगा गाइस, वो हो जाएगा ए सी। अब डायरेक्शन है इसकी, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी, क्योंकि आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पॉइंट टू पॉइंट जा रहे हैं, आपकी जो पोजीशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आप जो देखते हो ना डिस्प्लेसमेंट के अंदर, अपना इनिशियल पोजीशन देखते हो और फिर फाइनल पोजीशन देखते हो। आपको नहीं मतलब कि आप कौन से पाथ से गए हो, डजंट मैटर हाउ यू आर गोइंग, किस पाथ से जा रहे हो कोई मतलब नहीं, बस इस बात से मतलब है कि आप कहां से गए और कहां तक पहुंचे। इसका कोऑर्डिनेट क्या है और उसका कोऑर्डिनेट क्या, इन दोनों कोऑर्डिनेट के बीच की जो डिस्टेंस होगी वही डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। ये वाली बात आप आई होप समझ गए होंगे। अब डिस्टेंस अलग और डिस्प्लेसमेंट अलग, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट हो गई, इसकी डायरेक्शन भी है। भाई आप फाइनल कोऑर्डिनेट तक देख रहे हो ना, यहां से फाइनल कोऑर्डिनेट तक, अब ये फाइनल कोऑर्डिनेट कहाँ है, कहीं पर भी, यहां पर फाइनल कोऑर्डिनेट है, तो डायरेक्शन है कि भाई आप इस तरफ चले हो, तो इसमें डायरेक्शन मस्ट है, दैट्स वाई ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो डायरेक्शन रिक्वायर्ड है इसमें। सो ये स्केलर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई, सो दिस इज वेक्टर क्वांटिटी। आप पूरी किताब पढ़ लो, यही निचोड़ मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। जितना मैंने आपको बता दिया ना, पूरी किताब पढ़ लो आप, यही निचोड़ मिलेगा कि अच्छा वो कोऑर्डिनेट चेंज हो गए, पोजीशन का देखना था, बस यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यही कहलाएगी आपकी डिस्प्लेसमेंट। ये तो पता है, इतना तो कॉमन सेंस है कि ए से बी जाए, बी से सी जाए या ए से डायरेक्ट सी जाए, टाइम तो लगना है ही आपका। तो सारी की सारी बातें टाइम के रिस्पेक्ट में ही की जा रही हैं, तो ये वाली बात आपको पता चल गई। अच्छा, वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी का एक अलग रोल है, एक अलग टॉपिक है, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी को भी डिस्कस कर लेंगे। उसमें एक अलग वेक्टर सम चलता, ट्राइंगल लॉ वेक्टर चलता। यहाँ तो बात समझ में आ गई, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ये आपकी क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। ये डिस्प्लेसमेंट अंडरलाइन कर दी मैंने। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, ये कितना हो गया, ए सी हो गया। इसके अंदर ए आपकी इनिशियल लोकेशन थी, आप फाइनल लोकेशन हो गई सी, तो आपने ए से सी की तरफ गए हो, तो डायरेक्शन है ए से सी की तरफ, डायरेक्शन रिक्वायर्ड है, सो दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये वाली बात आपको पता चल गई। तो आई होप आपको इसमें बहुत कुछ जानने के लिए मिल गया होगा। अब कुछ बेसिक सी चीजें हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं। क्या पूछ रहा हूं? मैं पूछ रहा हूं कि सर्कुलर पाथ है, ये सर्कल है और ये एक हाफ सर्कल है। चलो एक कंप्लीट सर्कल बना देते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। एक कंप्लीट सर्कल बना लेते हैं। इसमें है कि सर्कल का ऑप्शन, शेप है इसके अंदर भाई सर्कल। लो भाई लो, मैंने एक कंप्लीट सर्कल बना दिया। क्या बन गया? क्या परफेक्ट सर्कल? शायद आप लोग देख पा रहे होंगे, ये परफेक्ट सर्कल है। सर्कल आपके सामने है। इस सर्कल के अंदर कुछ पॉइंट बना दिए मैंने। सपोज दैट एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये आमने सामने है। चार भागों में तोड़ दिया मैंने इस पूरे सर्कल को। इसको मैंने ए पॉइंट कहा, इसको बी कहा, इसको सी कहा, इसको डी कहा। समझ गए आप मेरी बात? सपोज दैट इस सर्कल की रेडियस स्मॉल आर है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि आप ए से सी तक जाओ। एक छोटा सा क्वेश्चन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम
ए टू सी, ए से सी तक गया, हाउ मच डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। बताओ बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ट्रेवल किया। सॉल्यूशन यहां करेंगे। एक बॉडी थी जो ए से सी तक गई है, तो उसने पूछा कि ए से सी तक जाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ बॉडी के पास। अगर मैं आपसे पूछूं कि डिस्टेंस कितनी हुई, तो आप कहोगे कि एक्चुअल पाथ में ऐसे चलता हुआ गया, तो ये एक्चुअल पाथ ये हुआ रेड वाला एक्चुअल पाथ हुआ। इसको आप नाप लो, इसको अगर आपने नाप लिया, मीजर कर लिया, तो भाई ये आपकी क्या कहलाएगी, ये तो ओरिजिन है, ये आपकी क्या कहलाएगी, डिस्टेंस कहलाएगी। अब चूंकि आधा सर्कल है ऊपर वाला, तो इसको बोलेंगे सेमी सर्कल, और सेमी सर्कल का आपको फॉर्मूला होगा क्या, सेमी सर्कल की वैल्यू कितनी होती है, वैल्यू ऑफ ए से सी तक, ए से सी तक, ए से सी। अब ये एक आर्क हो गया एक तरह से, ए सी आर्क लिख दो, ए सी आर्क। इस आर्क की वैल्यू कितनी होगी, 2 पाई आर होती है पूरी सरकमफरेंस कितनी होती है, 2 पाई आर। तो आधी कितनी हो जाएगी, आधी से डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगी वैल्यू पाई आर। तो ये पाई आर जो हो गई वैल्यू, ये आधी हो गई। तो इसका मतलब अगर आप ए से सी तक गए हो, एक्चुअल पाथ ट्रेवल करते हो, इसका मतलब आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो आपकी डिस्टेंस जो हो गई वो कितनी हो गई, पाई आर। लेकिन बात ये है डिस्प्लेसमेंट की, तो भाई डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो भाई डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बता दो मुझे, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। बहुत सारे बच्चों का जवाब होगा, आ गया होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। डिस्प्लेसमेंट को जो है फाइनल पोजीशन से मतलब है, कहां से घूम कर आया है, कहां नाश्ता हुआ, कोई मतलब नहीं, उसे फाइनल पॉइंट से मतलब है। फाइनल पॉइंट है आपका सी, तो आप कहोगे ए से सी तक ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब आप इस स्ट्रेट लाइन की वैल्यू बताओ, जाहिर सी बात है ये आर है तो ये भी आर हो जाएगी, यहां से यहां तक की हो जाएगी 2r, तो इस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी हो गई, 2r। इतना फर्क है भाई, इतना फर्क है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। एक चीज और, डिस्प्लेसमेंट चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। इट्स वैल्यू में भी हो सकती है, मे बी पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो। पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है, इट मींस ये वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। जब मैं डिस्प्लेसमेंट का स्पेसिफिकेशन करूंगा, इसके बारे में डिटेल बताऊंगा, 4-5 केस है उनको बताऊंगा, तो वहां आपको अच्छे समझ में आ जाएगा किस तरह से जीरो होती है। मैं डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहा, कोई सी वेक्टर क्वांटिटी ले लो भाई, चाहे आपके पास एक्सीलरेशन हो, तो एक्सीलरेशन आपने जीरो नहीं पढ़ रखा, जीरो भी एक्सीलरेशन होता। क्या आपने एक्सीलरेशन को माइनस का नहीं पढ़ रखा, माइनस के एक्सीलरेशन को आप रिटार्डेशन कहते हो। क्या आपने एक्सीलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव में नहीं पढ़ रखी है, पढ़ रखी है। तो भाई हर तरह का एक्सीलरेशन है, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है। इसी तरह से भाई डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी वैल्यू होती है। अब इसमें दूसरा केस ले लेता हूं कि बॉडी जो है वो ए से गई है घूमती हुई, वो वापस ए पर आ गई। तो ये क्वेश्चन ले लेता हूं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट traveled from point A to A, वापस A से गया और A पर आ गया, then what will be, क्या होगा, पहला डिस्टेंस, दूसरा डिस्प्लेसमेंट। बताओ, आप सीख चुके हैं आप लोग, बताएं जल्दी से बताएं भाई, जरा देखो। ए से गया है घूमता हुआ और ए पर आ गया, तो इस बंदे ने पूरा पैरीमीटर चल करके वापस आ गया। एक्चुअल पाथ जो है वो उसकी पूरी एक पैरीमीटर हो गई, तो पैरीमीटर पूरी एक्चुअल पाथ हो गई, तो एक्चुअल पाथ डिस्टेंस बन गई। तो अगर डिस्टेंस की बात करेंगे तो एक्चुअल पाथ है वो है 2 पाई आर, रेडियस आर ले रखी मैंने सर करके, तो वैल्यू हो गई 2 पाई आर। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे, तो डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे तो ए से गया था वापस घूमकर ए पर आ गया, तो जो फाइनल पॉइंट था वो उसका इनिशियल पॉइंट भी है,
तो भाई पोजीशन तो चेंज नहीं हुई। डिस्प्लेसमेंट को नहीं मतलब कि कहाँ से घूम के आ रहा भाई, डिस्प्लेसमेंट को ये मतलब है कि भाई तू कहाँ था और अब कहाँ है, ये बता। तो डिस्प्लेसमेंट ए पर था और वापस घूम करके कहाँ आ गया, वापस से ए पर आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट को सिर्फ इतना मतलब है कि तू कहाँ था और अब कहाँ है, लोकेशन से मतलब है। तो ए पर था, ए पर ही है, तो इसका मतलब किसी तरह का कोई भी मूवमेंट नहीं हुआ डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी हो गई, 0। अगर बात करूं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, तो दोनों का ही यूनिट की अगर बात करूं, यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट अगर यहां पर एसआई यूनिट की बात कर लेते हैं, एसआई यूनिट में हो जाएगा मीटर, जबकि सीजीएस यूनिट में हो जाएगा सेंटीमीटर। तो ये आज की वीडियो में इतना ही था, बेसिक चल रहा है। अब थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग आया है जिसका नाम है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, फिर इसके आगे को हम स्पीड वेलोसिटी। अब तो मज़ेदार चीज़ें पढ़ने वाले हैं, उसके बाद फिर न्यूमेरिकल आ जाएंगे, फिर उसके लगातार चलते रहेगा। तो आप जुड़े रहिएगा, दूसरों को बताइएगा, शुरुआत है, धीरे धीरे करके हम कंप्लीट करा देंगे, पता भी नहीं चलेगा कब आपकी फिजिक्स कंप्लीट हो गई। साथ में जो 12th के बच्चे हैं उनके लिए 12th की वीडियोस आ रही हैं, चैप्टर 1 या चैप्टर नंबर 2 या चैप्टर नंबर 3 कहीं ना कहीं से स्टार्ट करेंगे, अच्छे से स्टार्ट करेंगे, आप बिल्कुल बने रहिएगा। हो सकता है वहाँ चैप्टर नंबर 4 से स्टार्ट करें, पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक के अलावा जो भी बेहतर लगेगा वो कर लेंगे। तो बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।